अगर मोदी को लगता है कि दबाव बढ़ रहा है तो फिर वो उस दरबार में हाजिर होने में देर नहीं करते। और शायद इसीलिए आज 10 साल में पहली बार मिस्टर मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे और मोहन भागवत के दरबार में पेश हुए, हाजिर हुए। आप कह सकते हैं कि एक तरह का नरेंद्र का सरेंडर ही था। लेकिन उसके बाद मोदी जी की नींद क्यों उड़ी हुई है? वहीं पर सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि मोदी ने आखिर सरेंडर क्यों कर दिया? मोदी की विदाई का वक्त पूरी तरह से तय हो चुका है। जो अभी तक 15 साल के अंदर नहीं हुआ था दोस्तों, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर डाला और जाकर अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। तो क्या कुछ हुआ है नागपुर के अंदर? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है, तो 100 में से 99 नेता, 99 लीडर्स सिचुएशन देखकर झुक जाते हैं। और मुझे लगता है मोदी कोई अजूबे नहीं है इस मामले में। और शायद इसीलिए वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, अगर मोदी को लगता है कि दबाव बढ़ रहा है तो फिर वो उस दरबार में हाजिर होने में देर नहीं करते। और शायद इसीलिए आज 10 साल में पहली बार मिस्टर मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे और मोहन भागवत के दरबार में पेश हुए, हाजिर हुए। आप कह सकते हैं कि एक तरह का नरेंद्र का सरेंडर ही था। अब दोस्तों, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। आप कहेंगे कि साहब, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसा कौन सा दबाव था कि मोदी जी को 10-11 साल में पहली बार दिल्ली से उड़कर नागपुर पहुंचना पड़ा और आरएसएस के मुख्यालय में हाजिरी देना पड़ी, भागवत के सामने पेश होना पड़ गया। हालांकि बहाना जो मोदी जी ने चुना वो एक अस्पताल था, एक आई हॉस्पिटल का शिलान्यास था। लेकिन असली हकीकत यह है, जो मैंने पहले भी कही, कि मोदी जी कहीं ना कहीं भागवत के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो गए। अब इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है कि जो इन्होंने सरेंडर किया, कई कारण हैं। और मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हर कारण को गौर से सुनिएगा, पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण है जहां मोदी जी एक तरह से आप कह सकते हैं मोहन भागवत के साथ सुलह करने पहुंचे या संबंधों को ठीक करने पहुंचे, उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि 4-5 महीने बाद सितंबर में मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं। और आरएसएस में एक लॉबी है जो गुजरात लॉबी के अगेंस्ट है, मोदी शाह इनके एक मुखालिफ है। वो चाहती है कि जिस तरह से बाकी बीजेपी के नेता, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो या फिर शांता कुमार हो या यशवंत सिन्हा हो या अरुण शौरी हो या येदुरप्पा हो या कलराज मिश्रा हो, कल्याण सिंह हो, लंबी लिस्ट है। ये जो 75+ नेता थे, एक एक करके रिटायर किए गए एक्टिव पॉलिटिक्स से। यानी वो अपने पद पर थे, उसी वक्त उनको रिटायर किया गया। ये सुनिएगा, होनी चाहिए। अब ये जो लॉबी है, ये प्रेशर मोहन भागवत और नंबर 2 जो आरएसएस के दत्तात्रेय हॉसबोले, इन पर ये प्रेशर डाल रही है। 4-5 महीने बचे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मोदी ने एक बहाना ढूंढा इस आई हॉस्पिटल का शिलान्यास का। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं दत्तात्रेय हॉसबोले ने ही मोहन भागवत को कन्विंस किया और ये इनवाइट भेजा, इनविटेशन मोदी को आया। तो एक तरह से जो संबंध ठीक करने की वजह है वो ये है कि मोदी जी एक्सटेंशन चाहते हैं, मोदी जी कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं। यानी आप यूँ मान लीजिए कि सितंबर के बाद भी मोदी रहेंगे, हो सकता है 2029 के बाद भी कोशिश करेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब कारण नंबर 2, और कारण नंबर 2 दरअसल बीजेपी की सबसे टॉप पोजीशन है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है, उसको लेकर टकराव है गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में। अब मोदी और शाह चाहते हैं कि उनकी पसंद का नेता वो बीजेपी का अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सो दैट सरकार और संगठन दोनों की चाबी अमित शाह और मोदी के पास हो। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट रीज़न है। इसलिए वो नड्डा को बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और उधर मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष बदलिए। अब अध्यक्ष पर एक सहमति नहीं बन पा रही।
आरएसएस चाहता है कि एक ऐसा अध्यक्ष हो जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम सबको साथ लेके चले और कम से कम गुजरात लॉबी की पसंद ना हो, वो पसंद एक तटस्थ हो। ये आरएसएस चाहता है चेक एंड बैलेंस करना। जिस तरह से नितिन गडकरी को बनाकर लाल कृष्ण आडवाणी को बैलेंस किया आरएसएस ने, इसी तरह से अमित शाह और मोदी को बैलेंस करना चाहता है आरएसएस। और मोदी जी को लगता है कि अगर संघ की पसंद का आदमी इस कुर्सी पर बैठ गया तो फिर आडवाणी जैसा हाल ना हो जाए, ये एक उनको दुविधा है। तो कहीं ना कहीं आज की जो मुलाकात थी उसमें ये जो सवाल था कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसमें एक सहमति मोदी और भागवत में बनती दिख रही है। अब एक और कारण भी है कि आरएसएस को लगता है कि बीजेपी में जिस तरह से गुजरात लॉबी पावरफुल होती जा रही, यानी मोदी जी हो गए, शाह साहब हो गए, कुछ गुजरात के मंत्री हो गए, कुछ गुजरात से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे पीके मिश्रा हैं जो मोदी जी के साथ कम से कम 20-25 बरसों से चल रहे हैं। आज की तारीख में पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, नंबर 1 ब्यूरोक्रेट। और भी कई ऐसे नौकरशाह हैं जो मोदी जी के हैं। मोदी जी की लॉबी जिसमें गुजरात के लोग हैं, गुजरात के व्यापारी हैं, गुजरात के अफसर हैं, गुजरात के नेता हैं, इसी का वर्चस्व बीजेपी में है और इसके चलते एक डिसबैलेंस हो रहा है पूरे बीजेपी में। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, इनको इग्नोर किया जा रहा है। नितिन गडकरी हैं, उनको हाशिए पे कर दिया गया है। राजनाथ सिंह हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, देवेंद्र एक बहुत बड़ी फहरिस्त से देखा जाए तो आरएसएस गुजरात लॉबी के इस वर्चस्व को तोड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसको लेकर एक कंप्रोमाइज करने के लिए मोदी मोहन भागवत के दरबार में हाजिर हुए। अब और भी कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण मैं और अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये है कि आरएसएस को लगता है कि भाई मोदी जी 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार सीएम रहे और 3 बार पीएम हो गए और पीएम के बाद वो अपना ही आदमी अब आगे के लिए सेट कर रहे हैं अमित शाह को। तो 3 बार सीएम, 3 बार पीएम और उसके बाद अमित शाह, यानी कुल मिलाकर ये जो देश है, आरएसएस को लगता है कि ये सिर्फ अहमदाबाद या गांधीनगर से नहीं चल सकता, गुजरात लॉबी से नहीं चल सकता। इसलिए आरएसएस योगी आदित्यनाथ को या नितिन गडकरी को या फडणवीस को, ऐसे 3-4 नेता हैं जिसको फ्रंट लाइन में लाना चाहती है और ये सबसे बड़ी दुखती रग है मोदी जी के लिए, जो अमित शाह को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है, ये जो रिश्ते कहीं ना कहीं मोदी और भागवत के या गुजरात लॉबी और आरएसएस के थोड़े से उसमें बर्फ जम रही थी, उसको पिघलाने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। वहां पहुंचे नागपुर के अंदर। सपना देख रहे हो कि 2029 आरएसएस के मुख्यालय में आरएसएस फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए उनकी पीठ पर हाथ रखे। अब दोस्तों, आरएसएस के मुख्यालय के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, चाहे वो मोहन भागवत हो या उनकी टीम हो, क्या वो रणनीति बना रहे हैं गुजरात लॉबी को लेकर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर आपको कोई ऐसा पत्रकार मिलेगा नहीं जल्दी जो असली अंदर की खबर दे, क्योंकि जो पत्रकार हैं ज़्यादातर वो फिर भाजपा के ही हैं जो एक अलग तरह से बात करते हैं। मेरी कोशिश थी कि कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी मिले, कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट हो जो आरएसएस का क्रिटिकल असेसमेंट करे, जो अंदर की बात बताए और निष्पक्षता के साथ बताए, निष्पक्षता के साथ बताए, यानी डर के और दबाव में ना बताए, सीधी सीधी बताए। दो आज विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार के बरसों तक ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे, ब्यूरो चीफ रहे, मैंने आज इनसे गुजारिश करी कि कृपया करके आप नागपुर में हैं, 25-30 बरसों से आप आरएसएस को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं और आप खुलकर बोलते हैं आरएसएस पर, अंदर की बात बताते हैं, आप प्रोग्राम में आइए। और वो आए और मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो मराठी हैं लेकिन हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा आप अगर गौर से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। आप विवेक देशपांडे को सुनिए, पिक्चर पूरी तरह से साफ होगी कि होने क्या जा रहा है और मोदी ने सरेंडर अगर किया तो क्यों किया। सवाल मेरा ये है कि कहाँ तो मोदी जी नागपुर गए, आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए, पहली बार वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं, एक ऐसे बरस में पहुंच रहे हैं जब वो कुछ महीने बाद 75 बरस के हो रहे हैं, पूरे 75 साल के होने जा रहे हैं। आरएसएस के कई नेता इस तरह की सुगबुगाहट कर रहे हैं कि भाई मोदी रिटायर होंगे और उनकी जगह कोई यंग ब्लड आएगा।
ऐसा तो नहीं है। ये जो विवेक जी आज मुलाकात हुई है मोहन भागवत के साथ, आरएसएस मुख्यालय गए हैं, अपने संबंधों को ठीक करने गए हैं। और अगर मैं सीधा सवाल कर दूं, क्या मोदी जी कुछ महीने बाद यानी सितंबर में जब वो 75 साल के पूरे हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उन्हें आज मोहन भागवत का आशीर्वाद मिल चुका है? नहीं, मोहन भागवत जी का आशीर्वाद मिल चुका है या फिर संघ का सपोर्ट मिल चुका है, ये इन सवालों के जवाब हमको जैसे ही ये पूरा जो इनका प्रवास है, एसोसिएशन है, वो जैसे आगे बढ़ेगा 2029 तक पता चलेगा। आज तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कोशिश ज़रूर है नरेंद्र मोदी की कि वो देखिए, वो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 15 साल वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे 2029 तक। तो जो सत्ता की आदत, सबसे ऊपर बैठने की जो आदत मोदी जी को पड़ गई है, तो 2029 में, और अभी उनकी तबीयत भी अच्छी है, वो 2029 में बिल्कुल फिट रहेंगे, इस तरह के पूरे आसार हैं। तो 2029 में अगर वो आंकड़े और तंदुरुस्त प्रयास लगाए जा रहे हैं, तो फिर एक बार वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। वो किसी भी लिहाज से आप जितना हम मोदी जी को जानते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के मुख्यालय के अंदर गए और चीफ मोहन भागवत जी से उनकी बातचीत भी हुई है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी ये नियम लागू किए गए काफी लोगों के ऊपर, एक लंबी फहरिस्त दीपक शर्मा ने यहां पर बताई है कि किस तरह से एक्टिव मूड पर जब वो उस पद पर मौजूद थे, उसी वक्त उनका जो है इस्तीफा ले लिया गया और उनको पद छोड़ना पड़ा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह से यहां पर इस्तीफा दे देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले चंद महीनों के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी भी विदाई का वक्त हो चुका है। तो इस चीज को लेकर दोस्तों इस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो है सरेंडर कर दिया। आरएसएस के मुख्यालय जाकर चीफ मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है। अब देखना ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वाकई में वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे या फिर उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी नागपुर के अंदर से। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखकर सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।